आज की क्लास में हमने शुरू करना है स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट। अब स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट क्या है और हम इसी को पढ़ने क्यों जा रहे हैं। स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट से पहले एक लफ्ज और एक टर्मिनोलॉजी बड़ी मशहूर है, वो है वाइब कोडिंग। अब वाइब कोडिंग वाला क्या चीज़ है? वाइब कोडिंग यही है कि आप कोई नक्शा है किसी प्रोजेक्ट का आपके जहन में कि मैंने इस तरह एक वेबसाइट बनानी है, या मैंने ये एक मोबाइल ऐप बनानी है, या मैंने ये एक टूल बनानी है, या वेब बेस्ड आपने कुछ बनाना है, कुछ भी। तो उसका पूरा नक्शा आपने अपने जहन में बनाया हुआ है और आप स्टेप बाय स्टेप एआई को बताते हैं कि ये चीज़ बना लो, वो बना लेता है। फिर आप कहते हैं इसमें ये चीज़ ऐसे कर लो, ये वैसे कर लो। ये एक एक चीज आप साथ साथ बताते हैं और वो एआई आपका काम करता रहता है। आपका बहुत सारा टाइम प्रॉम्प्टिंग में लगता है। एआई को भी कभी आप एक तरह से बताते हैं, कभी दूसरी तरह, कभी आप एक तरह की चीज उनको बताते हैं और कभी दूसरी तरह। तो एक पूरा माइंड आपके भी उसमें नहीं होता कि आखिर में क्या बनेगा। आपको भी नक्शा क्लियर नहीं होता और एआई को तो बिल्कुल क्लियर नहीं होता। ये लम्हा बलम्हा के जो आइडियाज और चीजें हैं वो बदलती रहती है। एट द एंड ऑफ द डे जब आपकी प्रोजेक्ट तैयार होती है तो वहाँ एक प्रॉब्लम आती है फिर। और प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका जो कोड है वो ब्रोकन होता है। वो उनकी वायरिंग मुख्तलिफ फाइल्स की एक दूसरे के साथ, उसमें बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। और कई सारी चीज़ें आपकी स्पीड के हवाले से कहीं पर इधर उधर की फाइल्स रह जाती हैं, कुछ फीचर्स मिसिंग होते हैं, कुछ इजाफी हुए होते हैं, कुछ चीज़ें आपने रिवर्स की होती है लेकिन उनका कोड उधर पड़ा रहता है। इस तरह के कई सारे उसके साथ प्रॉब्लम्स थे वाइब कोडिंग के साथ। अब वाइब कोडिंग को बीट करने के लिए एक चीज़ आ गई जिसे हम कहते हैं स्पेक्स। स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट क्या है? वाइब कोडिंग में सीन क्या होता था, आप प्रॉम्प्ट देते थे, आपको आउटपुट मिलता था, आप कहते नहीं मेरा तो ये मतलब नहीं था, मैं इस तरह तो नहीं चाह रहा था। फिर आप वो एआई कोई और आउटपुट देता था, फिर आप कहते एक्चुअली आई वाज लुकिंग फॉर दैट एंड दैट, और इस तरह से आप आइट्रेशन करते थे और चीजें मुख्तलिफ प्रोसेस से होती होती आखिर में आप कुछ बना लेते थे। तो एक तो बहुत सारा आपका वक्त लग जाता था, और दूसरा क्या है कि एट द एंड आपको प्रोजेक्ट भी उस लेवल का नहीं मिलता था जिस तरह का होना चाहिए। मसाइल इसमें कई सारे थे। एक तो कंटेक्स्ट लॉस का इशू होता था कि आज आपने एआई से भी काम करवाया, कल आपने शुरू किया तो एआई कल का काम भूल चुका होता था कि कल हमने किस चीज़ के ऊपर काम किया हुआ है। तो उसको पूरे कोड बेस को रीड करके चीज़ों को समझना होता था कि हमने क्या बनाया था और अभी हमने आगे किस तरफ जाना है। इसी तरह एआई को हर जगह पर रीजनिंग करनी पड़ती थी, एजम्पशंस के साथ लेकर जाना होता था कि उसे भी नक्शा क्लियर नहीं होता था कि हमने कहाँ से शुरू करना है और कहाँ खत्म करना है। इसी तरह पैटर्न्स के वायलेशंस भी होते कि कभी चीज एक तरह से बन रही है, कभी दूसरी तरह से बन रही है, कभी एक कन्वेंशन इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी कोई और इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कई सारे प्रॉब्लम्स थे। अब कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग को अगर हमने अच्छे खासी डिटेल में देख लिया तो वो कंटेक्स्ट के उसकी जो परसिस्टेंसी है वो वायलेट हो जाती थी, कंस्ट्रेंट्स जो है मिसिंग हो जाते थे, आर्किटेक्चर भी उस तरह काम नहीं करता था, कई सारे प्रॉब्लम्स आ गए। अब उन सारे प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए जो चीज मार्केट में आई वो थी स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट, जैसे हम SDDV कहते हैं, स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट। इसके 3 लेवल है। एक लेवल क्या है कि स्पेक फर्स्ट आपका प्रोजेक्ट को, यानी आपको स्पेसिफिकेशंस लिख देते हैं और
उसी को फिर आपने मेंटेन नहीं रखना होता, जस्ट आपने स्पेसिफिकेशंस लिख दी कि मैं ये एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, ये मेरा प्रोजेक्ट है और उसमें ये चीज़ें होंगी, वो आपने लिखी और जैसे ही आपका प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ आपने उसको खत्म कर लिया। जो स्पेक्स थी वो आपने डिलीट ही कर दी कि बस अब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट पे मैं काम करना चाह रहा था वो बन गया। तो ये हम कब इस्तेमाल करते हैं कि हम कोई छोटा बड़ा टास्क हो, छोटा सा टास्क हो, कोई छोटी मोटी प्रोजेक्ट हो, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरे हमारे पास प्रोजेक्ट होते हैं जो स्पेक एंकर्ड होते हैं। ये सबसे पहले हम स्पेक्स लिख लेते हैं और फिर हमने स्पेसिफिकेशंस और कोड दोनों को मेंटेन रखना होता है। अब दोनों को किस तरह हमने मेंटेन रखना होता है कि दोनों की फाइल्स होती हैं, कोड तो ऑलरेडी फाइल्स में ही होता है, लेकिन जो स्पेसिफिकेशन है वो जब हम लिख लेते हैं तो बाद में जब हम कोड को अपडेट करते हैं तो पहले हम स्पेसिफिकेशंस को अपडेट करते हैं कि ये एप्लीकेशन है, इसकी जो स्पेक्स है उसमें अब हमने ये फीचर भी डाल ली। यानी एक वेबसाइट है, उसमें पहले ब्लॉग्स का कोई सेक्शन नहीं था, तो आपने उसकी स्पेसिफिकेशंस अपडेट करके उधर आपने लिख दिया कि अब हमने उसमें ब्लॉग भी वो करना है, शामिल करना है, तो आपने ब्लॉग्स शामिल कर दिए उसमें। आपने ब्लॉग्स शामिल कर दिए तो आगे जाकर एआई वो ब्लॉग्स की जो सेक्शन है वो भी शामिल कर देगा, वो पेज भी शामिल कर देगा, उसकी सेटअप भी कर लेगा, लेकिन पहले आपने स्पेसिफिकेशन में उसको शामिल कर दिया। तो यहाँ पर हम दोनों को मैनेज कर रहे होते हैं और मेंटेन रखते हैं। और ये किस तरह के प्रोजेक्ट्स में आता है, तो जब हम टीम लेवल पे प्रोजेक्ट्स करते हैं, मिसाल के तौर पे किसी एक वेबसाइट पे 3-4 बंदे या किसी एक सॉफ्टवेयर पे 3-4 बंदे काम कर रहे हैं, तो उसमें आपने स्पेसिफिकेशंस को भी मेंटेन रखना है ताकि पूरी टीम को मालूम हो और वो जिस भी एआई टूल को इस्तेमाल कर रहे हो तो वो उसी स्पेसिफिकेशंस के रेफरेंस को लेकर उसके मुताबिक आगे काम करे। ऐसा ना हो कि कोई एक बंदा अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, दूसरा अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, तो आखिर में पिछले बढ़ता है। आखिरी वाला जो हमारे पास है उसमें क्या है कि हम स्पेसिफिकेशंस को एज अ सोर्स इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर स्पेसिफिकेशन हमारे पास प्राइमरी आर्टिफैक्ट होता है। यानी जैसे ही हम स्पेसिफिकेशंस को अपडेट करते हैं तो कोड जो है वो खुद ही रीजनरेटेड हो जाता है, यानी वो रीजनरेट हो जाता है। मिसाल के तौर पे मैंने कोई एक ऐप बनानी है और उसके लिए मैंने स्पेसिफिकेशंस लिख दी और स्पेसिफिकेशंस में मैंने ये मेंशन किया या cloud.md में, जिसको हम बतौर इंस्टीट्यूशन इस्तेमाल करते हैं कि जिसके नीचे ये सारी चीज़ें होती है, तो उसमें मैं ये मेंशन कर दूं कि जैसे ही स्पेसिफिकेशंस अपडेट हो तो उसी के मुताबिक ये पूरी सॉफ्टवेयर जो है ये भी अपडेट हो जाए। तो जैसे ही स्पेसिफिकेशंस अपडेट होंगी आपका एआई एजेंट जो है वो उसी के मुताबिक भाई ये सारी चीज़ें भी क्या कर लेगा, अपडेट कर लेगा। अब ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये एक्सपेरिमेंटल फेज में है, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक है, क्योंकि जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं वो हम इंसानी लैंग्वेज में लिखते हैं, नेचुरल लैंग्वेज में। तो अगर उसमें हमसे थोड़ी भी गलती हो जाती है और उसी के मुताबिक सारा कोड रीजनरेट हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि हो सकता है आपके पूरे सॉफ्टवेयर का ही बेड़ा गर्क हो या फिर कम अज कम कई सारे मसाले आपके लिए हो सकते हैं। लिहाजा ये एक्सपेरिमेंटल फेज में है, आगे जाकर ये मेच्योर हो जाएगी, लेकिन इस वक्त ये दो जो अप्रोचेस हैं ये प्रैक्टिस में हैं और ये बेटर टेस्टेड हैं, तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसमें जो सबसे पहले वाला लेवल था इसको डिटेल में हमने देख लिया कि क्या आपने करना है और कब इसको हमने इस्तेमाल करना है। इसकी अगर आप मिसाल देख ले तो यहाँ पर ही आप देख ले कि आप कोई अपने लिए पर्सनल एआई एम्प्लॉय बना रहे हैं जिसका काम क्या है कि वो रिपोर्ट आपको जमा करता है। तो उसको आप ये वाली स्पेसिफिकेशंस यहाँ से आप देख ले कि सबसे पहले तो आप नाम दे देंगे कि क्या है, पर्सनल एआई एम्प्लॉय रिपोर्ट स्पेसिफिकेशन। यहाँ पर आप अपना इंटेंट बताएं। इंटेंट क्या है कि आप अपना इरादा का ख्याल क्या बनाना चाह रहे हैं वो आप लिखेंगे।
जैसे यहाँ पर क्या है, राइट वन टाइम रिपोर्ट एनालाइजिंग द 2026 लैंडस्केप ऑफ एआई टूल्स दैट फंक्शन एज डिजिटल एम्प्लॉय, क्लाउड कोड, कोवर्क, जो भी उसको इस्तेमाल करना चाहेंगे। आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो आपने बता दी, कंस्ट्रेंट्स क्या है कि कौन से काम नहीं करने, या आपने उसको पाबंद करना है कि यहाँ तक रहना है, आपका लिमिट लगा रहे हैं, और सक्सेस क्राइटेरिया क्या है आपका, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपको कब काबिल कबूल होगा, आप कहेंगे कि हाँ इट्स ओके। तो ये आपकी क्या है स्पेसिफिकेशन है। ये अब एक छोटा सा काम है, बस एक सिंपल रिपोर्ट के लिए आप बना रहे हैं। तो जैसे ही बन जाएगी आप इसको डिलीट कर लेंगे और बात खत्म हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं स्पेक फर्स्ट। जैसे ही काम हो गया, इसकी जो फाइल्स हमने बनाई होती हैं वो खत्म कर लेते हैं। इसकी फाइल हम किस नाम से बनाते हैं, spec.md के नाम से बनाते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, स्पेक एंकर। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये स्पेक के आसपास ही चलती रहती हैं। जैसे आप स्पेक को अपडेट करते हैं उसके मुताबिक फिर आप कोड को अपडेट करते हैं, यानी दोनों को आपने क्या करना होता है, मेंटेन रखना होता है। इसकी अगर हम मिसाल ले लें तो यहाँ पर आप इसको देख लें, ये एक स्ट्रक्चर है। इसकी पूरी स्ट्रक्चर क्या है कि ये रिपोर्ट्स है, इसके अंदर किस चीज की रिपोर्ट है, पर्सनल एआई एम्प्लॉय की रिपोर्ट है। इसके अंदर क्या spec.md की एक फाइल है, checklog.md की फाइल है, सीजन्स आपके कौन से हैं, और इसी तरह 2026 Q1 की रिपोर्ट है। अब ये वाली जो चीज है ये स्टैंडर्ड रहेगी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को पूरी टीम इस्तेमाल करेगी, मिलकर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए आपने एक स्टैंडर्ड सेट करना है कि सारे ही उसको इस्तेमाल कर सके और उसको देख सके। अगर अभी कोई ऐसे कर ले कि रिपोर्ट की जगह यहाँ पर कोई और नाम दे दे, इसी तरह यहाँ पर कोई और नाम दे दे, तो फिर कंट्रडिक्शन आएगी, मसाइल पैदा होंगे, क्लेश आएगी। एक बंदा काम कर रहा है उसमें वो एक फाइल को अपडेट करेगा, दूसरा कर रहा है वो किसी और जगह पड़ा होगा, तो ये प्रॉब्लम आपके लिए करेंगे। अब इसमें क्या है कि जैसे आप spec.md फाइल को अपडेट करते हैं तो बाकी भी जितने काम होते हैं उसी के मुताबिक अपडेट होते हैं। अब ये वाला एक्सपेरिमेंटल है तो उसको आप खुद एक्सप्लोर कर लीजिएगा, इसको यहाँ पर छेड़ने की जरूरत नहीं है। आपने कहाँ पर कौन से लेवल को लेकर चलना है, तो ये फैसला यहाँ चीजों को देखकर, पहले हमने देख लिया कि छोटे मोटे प्रोजेक्ट करने हो तो आप स्पेक फर्स्ट के साथ जाएं, और अगर टीम लेवल के प्रोजेक्ट्स हो या बड़े प्रोजेक्ट हो तो फिर आप स्पेक एंगर्ड की तरफ जा सकते हैं। और स्पेक एज अ सोर्स जो है एक्सपेरिमेंटल है, तो अभी अभी के लिए आप सोच सकते हैं उसको। यहाँ ये आपके लिए प्रैक्टिस का काम है कि आप एआई के साथ ये चीजें प्रैक्टिस करनी है खुद से, इसमें मेरी तरफ से कुछ नहीं है। अब स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट में जो टॉप पे हमारे पास चीज आती है, जहां से हम शुरू करते हैं, वो हमने बनाना होता है अपना आईन उस प्रोजेक्ट के लिए, कि जिसको हर टीम मेंबर ने फॉलो करना है, आपके किसी भी एआई एजेंट ने उसको फॉलो करना है। क्लाउड से आप काम करवा रहे हैं, ओपन कोड से आप करवा रहे हैं, जिससे भी आप करवा रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं कोई वेबसाइट बना रहा हूँ तो इसका मैं कॉन्स्टिट्यूशन बना दूं कि आपने हर सूरत जो भी वेबसाइट हो आपने नेक्स्ट.जेएस में बनानी है, एसईओ फर्स्ट अप्रोच के साथ जाना है, इसमें जो पेजेस हैं वो इस तरह होने चाहिए, जो टेक्स्ट है वो इस तरह होना चाहिए, यहाँ पर ये कन्वेंशन इस्तेमाल होना चाहिए। वो एक एक चीज जो है वो आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन कर लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या होगा, जिस तरह हमारे पाकिस्तान का आईन है कि कोई भी फैसला कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं होगा। नीचे क्या होता है फिर वो पाकिस्तान का आईन है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो हम आईन बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो एआई एजेंट्स उसको ना पाबंदी के साथ और अच्छे से फॉलो करती हैं। फिर तो ये आप constitution.md के नाम से एक फाइल बनाएंगे और उसमें अपने सारे जो आपके टॉप के डिसीजंस हैं कि जो नॉन निगोशिएबल हैं, कि जिस पे आप बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते, वो आप उसमें मेंशन करेंगे।
तो आप constitution.md के नाम से भी फाइल बना सकते हैं। और जैसे हमने पहले cloud.md फाइल को एक्सप्लोर किया था बड़े डिटेल में, कि ये हर सेशन के साथ लोड होती है, यानी जब भी आप एआई के कोई मैसेज करते हैं, प्रॉम्प्ट देते हैं, तो आपकी जो cloud.md फाइल है वो लोड होती है। तो आप constitution.md की बजाय cloud.md की फाइल को अपने constitution के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर, अगर मेरे पास वो प्रोजेक्ट ओपन हो तो मैं यहाँ दिखा दूँ। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी ये cloud.md, जब भी ये किसी क्लाइंट के लिए काम करेगा तो उसने इन चीजों का ख्याल रखना है कि इनका ब्रांड का नाम क्या है, लोकेशन क्या है, और स्टेटस उसकी क्या है, और उसके ब्रांड वॉइस क्या, कौन सी चीजों को आपने ख्याल रखना है, कौन सी चीजों का नहीं, उनके केपीआईज क्या है, इस तरह की सारी चीजें जो बड़े डिसीजंस हैं वो मैंने यहाँ cloud.md। अब क्लाउड जब भी इस फोल्डर के अंदर काम करता है तो सबसे पहले वो cloud.md को रीड करके उसके अंदर काम करता है, यानी अपनी मर्जी यहाँ पर वो नहीं कर सकता। अब cloud.md या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो उसके दो लेवल्स हो सकते हैं। एक आपका प्रोजेक्ट लेवल हो सकता है, प्रोजेक्ट लेवल आप जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वो, और दूसरा प्रोजेक्ट क्या है, लेवल क्या है कि आप ग्लोबल लेवल पे उसको रखें, यानी यूजर लेवल पे, कि आपके सारे प्रोजेक्ट्स के लिए ये अवेलेबल है। जो प्रोजेक्ट लेवल पे है वो तो हम उसी प्रोजेक्ट से मुतालिक उसमें मेंशन कर लेते हैं कि सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के अंदर आपने सब कुछ फॉलो कर देना है। मिसाल के तौर पे आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो उस वेबसाइट से मुतालिक आप उसको जो हिदायत देना चाह रहे हैं कि वो कभी भी उसके खिलाफ ना जाए, तो फिर आपको प्रोजेक्ट लेवल पे जाना पड़ेगा। दूसरा है हमारे पास कि आपके सारे प्रोजेक्ट्स के लिए, मिसाल के तौर पे आपके सारे प्रोजेक्ट्स वेबसाइट से रिलेटेड हो, या फिर आप ऐप डेवलपमेंट में ही सिर्फ काम करते हैं, तो वहां पर आप कुछ चीजें ग्लोबल लेवल पे रख सकते हैं कि आपके सारे प्रोजेक्ट्स के लिए वो अवेलेबल होंगे। तो आप जो रूट फोल्डर है क्लाउड का, उधर जाके आप cloud.md फाइल को उस लेवल पे रख सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें आप खुद भी कर सकते हैं प्रैक्टिकली। अगर आप cloud.md के फाइल को देख लिया उस लेवल की चीजों को, जैसे यहाँ पर आप देखें, या फिर मैं यहाँ वाला ओपन करके यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह इसको मैनेज किया गया है। कि टॉप पर आप की देते हैं, उसके बाद मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, हर प्रोजेक्ट की मुख्तलिफ होती हैं। अगर आप खुद से चीज़ें लिख सकते हैं लिखिए, नहीं तो आप एआई को बताएं कि प्रोजेक्ट लेवल पे cloud.md फाइल बना दे, नहीं तो ग्लोबल लेवल पे बना दे, वो बना देगा आपके लिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन आपकी स्पेसिफिकेशंस नहीं होती कि जहां पर आप अपने ऐप के सारे फीचर्स और इन चीज़ों से मुताल्लिक़ बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में आपके वो उसूल होते हैं कि जिसके मुताबिक आगे क्लाउड ने या किसी भी एजेंट ने काम करना होता है। जैसे उनमें से क्या है, आपकी आर्किटेक्चर की प्रिंसिपल है कि आपने किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करना है, कौन से स्टैक को आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसी तरह आप डेटाबेस कौन सा इस्तेमाल करेंगे, एसक्यूएल इस्तेमाल करेंगे। आप एसक्यूएल में कई सारे हैं, तो आप उसमें PostgreSQL इस्तेमाल कर रहे हैं, आप SQLite इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कई सारे। इसी तरह कोड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आपके क्या हैं, हर किसी के अपने होते हैं। कोड कन्वेंशंस क्या है, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स आपके क्या है, इसी तरह आपके वर्कफ्लो के रूल्स क्या है। तो ये चीज़ें आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करने होते हैं। यहाँ पर आप एक मिसाल को देख सकते हैं जिसमें प्रोजेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, फिर आर्किटेक्चर प्रिंसिपल, टेक्नोलॉजी कंस्ट्रेंट्स, कोड क्वालिटी। यकीन करें जब आप अपने प्रोजेक्ट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं तो आपका प्रोजेक्ट A to C उसी के मुताबिक आपका एजेंट काम कर रहा होता है। ये चीजें उनको याद नहीं दिलानी होती और आपको ये टेंशन नहीं होती कि ये आज कैसे काम करेगा, कल उसने किस तरह काम किया था। तो आप उससे कंसिस्टेंट रिजल्ट ले पाते हैं, इसलिए ये बड़ा जरूरी होता है। अब जब आप
कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं तो अगला लम्हा फिर क्या है, आप क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए, फिर आप स्पेसिफिकेशंस लिखेंगे, फिर उसको आप रिफाइन करेंगे और रिफाइन के बाद आप इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये आपके स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट का तरीक़ेकार है कि सबसे पहले आप अपने उसूल तय करेंगे, उन्हीं उसूलों के रोशनी में आप खुद रिसर्च करेंगे और एआई से रिसर्च करवाएंगे कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसी के मुताबिक देखिए। मिसाल के तौर पे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो कर लिया कि मैंने हर उस टॉप लैंग्वेज को इस्तेमाल करना है, उस फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करना है जिसकी स्पीड बेहतरीन हो। तो अब एआई ढूंढ लेगा कि आपकी वेबसाइट के लिए वो कौन सी फ्रेमवर्क है कि जिसकी स्पीड बेहतरीन है, तो वो उसी के मुताबिक रिसर्च कर लेगा। अदरवाइज वो अपनी मर्जी का कुछ भी वो कर सकते हैं। तो रिसर्च करके वो फिर स्पेक लिख देगा और आप उसको रिव्यू करेंगे, फिर आप उसको रिफाइन करेंगे अगर उसमें कोई नाज आ गई, कोई प्रॉब्लम्स आ गई, उसके बाद आप फिर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हम डायरेक्ट नहीं जाते, दरमियान में कुछ और स्टेप्स हैं जिसको हम जरा डिटेल में देख फिर आगे बढ़ेंगे। दरमियान में अगर आप तरमीम करना चाहें कॉन्स्टिट्यूशन में तो आप कर सकते हैं। उसमें एआई को बता दें कि मैं ये अमेंडमेंट करना चाहता हूँ 27वीं तरमीम या 28वीं तरमीम, तो आपको कोडिंग की जरूरत पड़ती है, उसको बता दें कि ये इस तरह कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको ये कुछ रेडीमेड प्रॉम्प्ट्स मिल रहे हैं, उसको आपने ट्राई कर लेना है एआई के साथ। तो आपके सामने एक आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह होती है। जाहिर सी बात है ये सारी चीजें खुद लिखना, खुद देखना खासा टाइम टेकिंग चीज है, लेकिन फायदा क्या होगा कि जब आप एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं तो ये आपके सारे प्रोजेक्ट्स के लिए फिर अवेलेबल हो सकती हैं और आप सारे प्रोजेक्ट्स में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और एक स्टैंडर्ड वे में आप अपना काम लेकर चल सकते हैं। और फिर ये है कि एक टाइम की मेहनत तो आप किसी भी प्रोजेक्ट में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कल की क्लास में हमने ऐसे करना है फिर कि ये 4 फेजेस हैं, ठीक है। पहले फेज में हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर हम रिसर्च की बुनियाद पे स्पेसिफिकेशंस लिखते हैं, फिर उसको रिफाइन करते हैं और फिर हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं। तो ये हम कल प्रैक्टिकल देखेंगे कि किस तरह हमने रिसर्च कर ली पैरेलल एजेंट्स सब एजेंट्स का इस्तेमाल करते हुए कि कोई काम है जिसमें 100 टास्क है तो हम 100 सब एजेंट्स काम पे लगा के उससे रिसर्च करवाएंगे। उसके बाद फिर हमने उसको स्पेसिफिकेशन में कैसे कन्वर्ट करना है और फिर हमने उसको रिफाइन कैसे करना है और उसके बाद हमने उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कैसे उसके लिए प्लानिंग करके इनको टास्क में कन्वर्ट करके टास्क अलग फाइल बना के फिर जब हमें ऐसे काम करवाएंगे तो आप 1 हफ्ता बाद 2 हफ्ते बाद भी उस प्रोजेक्ट को के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। ये मिलेगा नहीं, उसे पता होगा कि कहाँ तक काम हुआ है और कहाँ पर रहता है। तो आपको भी क्लियर होगा, एआई को भी क्लियर होगा कि प्रोजेक्ट शुरू कहाँ से होगी और सब। जब आपको भी क्लियर हो, एआई को भी क्लियर हो, तो फिर दरमियान में कुछ बचता नहीं है, आपको एग्जैक्टली वो कुछ मिल जाएगा जो आप चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच। कोई सवाल हो तो जवाब दिया जा सकता है। जी, अगर कोई सवाल नहीं है तो मैं दूसरी क्लास की तरफ पढ़ सकता हूँ। स्टूडेंट्स भी हाजिर हो चुके हैं।